हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम का लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है केस कंट्रोल स्टडी। अब जैसा कि हमें पता है कि केस कंट्रोल स्टडी हम किसके अंडर पढ़ते हैं। इट इज़ अ ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी में हमने 4 टाइप के पढ़े थे: कोहर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी और इकोलॉजिकल स्टडी और केस स्टडी। ठीक है, तो इसमें ये सबसे पहला केस कंट्रोल स्टडी होता है। हमने पिछले चैप्टर में कोहर्ट पढ़ लिया था। अब बात करते हैं, ये सबसे फर्स्ट अप्रोच होता है टुवर्ड्स द टेस्टिंग अ कॉजल हाइपोथेसिस, हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ व्हाई एंड हाउ अ डिसीज हैज़ प्रोग्रेस्ड। ये सबसे पहला अप्रोच होता है टुवर्ड टेस्टिंग अ कॉजल हाइपोथेसिस। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम्स हैव अकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्टडी। यानी स्टडी को स्टार्ट करने से पहले ही एक्सपोजर और आउटकम हमें मिल जाते हैं। अब इसमें हम 2 टाइप के ग्रुप्स लेते हैं। पहला है कंट्रोल ग्रुप्स और दूसरा है केस ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप जो होते हैं वो नॉन डिसीज्ड ग्रुप होते हैं और जो केस ग्रुप होता है वो डिसीज्ड ग्रुप होता है। ठीक है, और फिर 5वां पॉइंट क्या है, स्टडी प्रीसीड्स बैकवर्ड फ्रॉम द इफेक्ट टू कॉज। हम यहाँ पर बैकवर्ड स्टडी करते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक तो था रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट और एक केस कंट्रोल स्टडी। ये इन दोनों में हम बैकवर्ड स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक डिज़ाइंस की। जो अब यहाँ पर पॉपुलेशन लेते हैं स्टार्टिंग टाइम पर और यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा हम चेक करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 2 टाइप के ग्रुप मिले। कौन कौन से? पहला है केस ग्रुप और दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। और हम हिस्टोरिकल डेटा चेक कर रहे हैं, मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी रजिस्टर चेक कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि क्या हिस्ट्री है, कैसा क्या कुछ है। ठीक है, अब केस ग्रुप में क्या होता है कि जो डिसीज्ड वाले हैं और कंट्रोल वाले जो होते हैं वो नॉन डिसीज्ड होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड होते हैं और कंट्रोल में भी एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार्टिंग टाइम क्या होता है। स्टार्टिंग टाइम जो होता है वो प्रेजेंट टाइम होता है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम जब हम स्टडी को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल्स जो कि डिसीज्ड हैं, जिसको हम केसेस कहते हैं, विद द नॉन इंडिविजुअल जो कि नॉन डिसीज्ड, मतलब इंडिविजुअल विद नॉन डिसीज्ड जो कि कंट्रोल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच को यूज़ करते हैं यूजिंग द हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट रिकॉर्ड्स, सर्वेज। ठीक है, टू एक्सेस द एक्सपोजर। अब सिनोनिम क्या होते हैं केस कंट्रोल के, इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते हैं और बैकवर्ड स्टडी कहते हैं, इफेक्ट टू कॉज बोलते हैं, एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी और डिसीज टू रिस्क फैक्टर स्टडी या ट्रोहक। ये कोहर्ट का उल्टा होता है, इसलिए इसको ट्रोहक बोलते हैं, TROHOT, मतलब कोहर्ट का उल्टा। अब एग्जाम्पल क्या है केस कंट्रोल स्टडी का, ये देखिए एग्जाम्पल है डॉल्स एंड हिल्स स्टडी। ये रिलेशनशिप बताता है हमें किसके बीच में, बिटवीन द लंग कैंसर एंड द स्मोकिंग के बीच में। ठीक है, अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं केस कंट्रोल स्टडी की। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि ये इजी टू कंडक्ट है और इसमें लेस टाइम टेकन है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें समय के साथ आगे फ्यूचर में नहीं देखना, हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो रजिस्टर देखकर हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि कौन सा एक्सपोज्ड है, कौन सा नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप है। और ये इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब चीप होता है, लेस कॉस्टली होता है। और यहाँ पर स्मॉलर सैम्पल साइज हम लेते हैं। ठीक है, कोहर्ट में हम बिगर सैम्पल साइज़ लेते थे, बट यहाँ पर हम स्मॉलर सैम्पल साइज़ ले रहे हैं। और यहाँ पर रेयर डिसीज़ को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जबकि कोहर्ट में रेयर एक्सपोजर लेते थे, यहाँ पर हम रेयर डिसीज़ को ले रहे हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या है कि यहाँ पर रिकॉल बायस, सिलेक्शन बायस और इंटरव्यूअर बायस, 3 टाइप के एरर्स होते हैं। पहला रिकॉल बायस, सिलेक्शन बायस और इंटरव्यूअर बायस। इसको याद कर सकते हो SIR सर से। ठीक है, सिलेक्शन बायस, इंटरव्यूअर बायस और रिकॉल बायस। सिलेक्शन ऑफ द कंट्रोल ग्रुप यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केसेस एंड कंट्रोल भी डिफ़िकल्ट होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स ढूंढना, और ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता बिटवीन द कॉजेस एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स। इन दोनों के बीच में ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। ठीक है, ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके। अब आगे एडवांटेजेस में और क्या पढ़ते हैं, इसमें मल्टीपल एक्सपोजर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और एट्रिशन बायस यहाँ पर नहीं होता है और ना ही कोई हॉथरॉन बायस होता है, हमने पढ़ा ही था। और जो एथिकल प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ही मिनिमल होती है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। जबकि कोहर्ट में एथिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर थी, ये वो उसका डिसएडवांटेज था, बट यहाँ पर इसका मिनिमल एथिकल प्रॉब्लम्स है जो कि एडवांटेज है इसका। और यहाँ पर एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ द रिलेटिव रिस्क यानी ऑड्स रेशियो, और ऑड्स रेशियो पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऑड्स रेशियो इंपॉर्टेंट है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इंसिडेंस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ओनली प्रोवाइड्स द एस्टिमेशन ऑफ रिलेटिव रिस्क। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप्स क्या क्या हैं केस कंट्रोल स्टडी में।
तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल, ठीक है। दूसरा है मैचिंग करना। फिर तीसरा है मेजरमेंट ऑफ द एक्सपोजर, यानी हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं उसमें। फिर चौथा है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी 4 स्टेप होते हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल, फिर दूसरा क्या है मैचिंग करना, फिर तीसरा है मेजरमेंट ऑफ द एक्सपोजर, यानी यहाँ पर हम हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं, ठीक है। फिर चौथा है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब पहला बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल। अब अगर केसेस की बात करें तो केसेस हमें पता है क्या होते हैं, डिसीज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, और कंट्रोल्स क्या होते हैं, फ्री फ्रॉम डिसीज़, ठीक है। अब केसेस की बात करते हैं सबसे पहले। तो केसेस में क्या होता है कि क्लियर डायग्नोस्टिक एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड। अब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं यहाँ पर? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होती है कि प्रेफर करते हैं जो न्यू इंसिडेंस केसेस होते हैं, मतलब इंसिडेंस को हम प्रेवलेंस के ऊपर प्रेफर करते हैं, मतलब जो न्यू केसेस आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग केसेस। और जो सोर्स ऑफ केसेस होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? हॉस्पिटल से, जर्नल पॉपुलेशन से, तो ये सब हमारे सोर्स हो गए, ठीक है। तो केसेस में हम क्या करते हैं, डिसीज्ड इंडिविजुअल्स को देखते हैं, और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ये होता है कि हम जो इंसिडेंट्स हैं, मतलब न्यू केसेस को हम प्रेफर करते हैं ओवर दी एग्जिस्टिंग केसेस, ठीक है। और जो सोर्स ऑफ केसेस होता है यहाँ पर वो हॉस्पिटल्स और जनरल पॉपुलेशन का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल को क्या होता है हमें पता है, फ्री फ्रॉम डिसीज़, ठीक है। और जो केसेस और कंट्रोल होते हैं ये सिमिलर होते हैं एवरी वेरिएबल डैट कैन अफेक्ट द आउटकम ऑफ द स्टडी, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द डिसीज़ अंडर कंसिडरेशन। क्या कह रहा है यहाँ पर, जो केसेस है और कंट्रोल हैं, यानी कि जो डिसीज्ड है और जो नॉन डिसीज्ड हैं वो दोनों सिमिलर होने चाहिए हर वेरिएबल में, जिससे कि आउटकम हमारा अफेक्ट ना हो, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द डिसीज़ अंडर कंसिडरेशन। और एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि कन्फाउंडर्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं, शुड बी एलिमिनेटेड। कन्फाउंडर्स मतलब जैसे एज हो गया, ठीक है, और वेट हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, कन्फाउंडर्स होते हैं, इनको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। बस इतना देखेंगे कि डिसीज़ है कि नहीं डिसीज़ है। अब बात करते हैं हाउ मैनी कंट्रोल्स आर नीडेड फॉर ईच केस। तो इसका आंसर क्या है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ सेलेक्टिंग केसेस एंड कंट्रोल्स आर सिमिलर, अगर दोनों का कॉस्ट सिमिलर है, देन फॉर वन केस अप टू 4 कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड। अगर केसेस और कंट्रोल का जो कॉस्ट है वो सिमिलर है तो एक केस के लिए 4 कंट्रोल्स रिक्वायर्ड होंगे, अदरवाइज़ एक केस के लिए एक कंट्रोल सफिशिएंट होता है। अगर दोनों का कॉस्ट सिमिलर है केस और कंट्रोल का तो एक केस के लिए 4 कंट्रोल्स रिक्वायर्ड होंगे, और अगर वहीं अगर बात करें अगर वरना एक केस के लिए एक कंट्रोल सफिशिएंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैचिंग क्या होती है। ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप क्या था, सिलेक्शन ऑफ केसेस। फिर दूसरा स्टेप क्या है, मैचिंग। मैचिंग क्या होती है, मैचिंग इज़ द प्रोसेस दैट इंश्योर्स द कंपेरेबिलिटी between the cases and controls by eliminating the known confounders। यानी कि हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं केसेस और कंट्रोल को बाय एलिमिनेटिंग द कन्फाउंडर्स, ठीक है। अब यहाँ पर 2 टाइप की मैचिंग होती है। पहली है ग्रुप मैचिंग और दूसरी है पेयर मैचिंग। ग्रुप मैचिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा एज हो गया, ग्रुप ऑफ सिमिलर एज सिमिलर रिलीजन को हम लेते हैं, ठीक है, जो सेम एज के हैं, सेम मतलब बूढ़ों को अलग, बच्चों को अलग, और एडल्ट को अलग। और फिर उसके बाद हम मैच करते हैं कंट्रोल ऑफ सिमिलर एज एंड सिमिलर रिलीजन, फिर मैच करते हैं कंट्रोल को, ठीक है। हम पहले केस लेते हैं सिमिलर एज सिमिलर रिलीजन को, फिर मैच करते हैं कंट्रोल के साथ। पेयर मैचिंग में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स, 2 इंडिविजुअल्स को लेते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। जैसे कि केस ऑफ 50 ईयर ओल्ड मिस्टर बेंसन, ठीक है, 50 ईयर ओल्ड मिस्टर बेंसन विथ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसको हम मैच करते हैं विद द सिमिलर कंट्रोल और सेम एज एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को, ठीक है। यहाँ पर मतलब कन्फाउंडर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब सेम एज सेम रिलीजन के पर्सन को, सेम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले पर्सन को लेते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं, केस और कंट्रोल को, ठीक है। फिर तीसरा आता है मेजरमेंट ऑफ द एक्सपोजर, यानी यहाँ पर हम हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इन अ केस कंट्रोल इज मेजर्ड बाय ऑड्स रेशियो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, उसी का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो। अब जैसे एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर है और इधर है केसेस, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और रिस्क फैक्टर एब्सेंट है। तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो यहाँ पर डिसीज्ड है, और यहाँ रिस्क फैक्टर एब्सेंट है लेकिन तब भी डिसीज्ड है, और रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और डिसीज़ नहीं है तो बी वाला हो गया, और रिस्क फैक्टर एब्सेंट है और डिसीज्ड नहीं है तो डी हो गया, ठीक है। तो ऑड्स रेशियो क्या होता है, क्रॉस रिलेशन कर दो, AD/BC, ठीक है, ये होता है हमारा ऑड्स रेशियो।
अब फिर चौथा स्टेप क्या होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन ऑफ केस एंड कंट्रोल बाय द ऑड्स रेशियो। और इसमें एनालिसिस करते हैं मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बाय ऑड्स रेशियो। ऑड्स रेशियो क्या प्रोवाइड करता है, एस्टिमेट ऑफ द रिलेटिव रिस्क, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में वही, अगर ऑड्स रेशियो 1 से ज़्यादा आए या 1 के बराबर आए या 1 से कम आए। अगर ऑड्स रेशियो 1 से ज़्यादा आ रहा है, मोर देन 1, इसका मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन है और पॉसिबल रिस्क फैक्टर, मतलब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है वहाँ पर। अगर 1 के बराबर आ रहा है इसका मतलब नो एसोसिएशन, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। और अगर 1 से कम आ रहा है तो मतलब नेगेटिव एसोसिएशन है और इन्वर्स एसोसिएशन या प्रोटेक्टिव फैक्टर प्रेजेंट है यहाँ पर, जैसा कि हमने रिलेटिव रिस्क में पढ़ा था। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है, ठीक है, क्योंकि ऑड्स रेशियो प्रोवाइड क्या करता है, एस्टिमेट ऑफ द रिलेटिव रिस्क, तो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एसोसिएशन बिटवीन द कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड स्मोकिंग वॉज फाउंड एज फॉलोज, कैलकुलेट्स द ऑड रेशियो। तो ये एक्सपोज्ड है और ये नॉन एक्सपोज्ड है, और ये डिसीज्ड मतलब केस वाला ग्रुप है और ये नॉन डिसीज्ड मतलब कंट्रोल वाला ग्रुप है, ठीक है। अब ये डिसीज्ड और ये हो गया एक्सपोज्ड, तो ये ए हो गया, और एक्सपोज्ड है लेकिन नॉन डिसीज्ड है तो बी हो गया, और नॉन एक्सपोज्ड है तो डिसीज्ड है तो सी हो गया, और नॉन एक्सपोज्ड है लेकिन नॉन डिसीज है तो डी हो गया। तो हमें फॉर्मूला पता है ऑड्स रेशियो का क्या होता है, ए डी अपॉन बी सी, मतलब 30 × 30 अपॉन 20 × 20, तो आंसर कितना आ गया 2.25। इसका मतलब क्या है, ऑड्स रेशियो मोर देन 1 है, इसका मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन है। पॉजिटिव एसोसिएशन मतलब कि यहाँ पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होगा इसमें। तो फिर स्टेटमेंट क्या होता है कि ऑड्स ऑफ स्मोकिंग अमंग द सी ए डी केसेज इज 2.25 टाइम्स मोर देन द नॉन सी ए डी कंट्रोल्स, ठीक है। मतलब जो स्मोकिंग वाला है ऑड्स, उसका केसेस में 2.25 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन सी ए डी कंट्रोल्स, ठीक है। अब बात करते हैं, ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर्स कंडक्टेड अ स्टडी टू कंपेयर द मीजल मम्स रूबेला वैक्सीन, यानी ये एक्सपोजर हो गया। और हिस्ट्री ले रहे हैं, तो हिस्ट्री में हम अगर हिस्ट्री टर्म आ जाए कहीं पर क्वेश्चन में, तो आप देख के पता लगा लेना कि या तो वो केस कंट्रोल हो सकता है या तो वो रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके आगे हम चेक करते हैं, अगर उसमें हमें एक्सपोजर दिख जाए, रेयर एक्सपोजर, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर रेयर डिसीज़ के बारे में दिया है तो वो क्या हो जाएगा, केस कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो अमंग दी 1294 चिल्ड्रन एंड द परसेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटिज्म या एस्पर्स सिंड्रोम, तो ये क्या हो गया आउटकम हमारा। एंड 4469 चिल्ड्रन विदाउट सच डिसऑर्डर, ठीक है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्टडी, तो हम जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम डिसीज़ की बात कर रहे हैं, आउटकम की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हिस्ट्री ले रहे हैं, तो यानी केस कंट्रोल स्टडी का एग्जाम्पल है। एक्सपोजर यहाँ पर क्या है, MMR वैक्सीन है, आउटकम क्या है, ऑटिज्म है, और MMR वैक्सीन की हिस्ट्री ले रहे हैं यहाँ पर, यानी बैकवर्ड स्टडी कर रहे हैं। और कंपैरिजन ग्रुप क्या है, चिल्ड्रन है विद परसेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स एंड चिल्ड्रन विदाउट डिसीज़, और रेयर डिसीज़ क्या है, ऑटिज्म एंड एस्पर्स सिंड्रोम। तो ये दिया है पूरा चार्ट। अगर हम बैकवर्ड जा रहे हैं यानी यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ऑटिज्म हमारा डिसीज्ड यानी केसेस, और ये हो गया हमारा कंट्रोल, और ये हो गया हमारा एक्सपोज ग्रुप, और ये हो गया नॉन एक्सपोज्ड, और ये हो गया एक्सपोज ग्रुप, और ये हो गया नॉन एक्सपोज्ड। मतलब हमें केसेस मिल गए पहले से कि इतने डिसीज्ड हैं और इतने नॉन डिसीज्ड हैं, तो हम फिर उसके बैकवर्ड स्टडी करते हैं, उसकी रजिस्टर चेक करते हैं कि कितने लोगों ने जो कि डिसीज्ड हैं कितने लोगों ने वैक्सीन ली है, कितने लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, और जो नॉन डिसीज्ड हैं उसमें से भी कितने लोगों ने वैक्सीन ली है और कितने लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अ रिसर्चर वांट टू स्टडी द रिलेशन ऑफ डिप्रेशन विद द हिस्ट्री ऑफ सोशल मीडिया यूजेज, ठीक है। वन ग्रुप है सोशल मीडिया यूजर्स विथ डिप्रेशन और अनदर ग्रुप है सोशल मीडिया यूज़र विदाउट डिप्रेशन। तो हम यहाँ पर हिस्ट्री ले रहे हैं और रेयर डिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया यूज़र डिप्रेशन। तो ये कौन सा हो गया, केस कंट्रोल स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपोजर क्या है, सोशल मीडिया यूसेज, और आउटकम क्या है, डिप्रेशन, ठीक है। और हिस्ट्री ले रहे हैं तो यानी ये बैकवर्ड स्टडी हो गया, तो यानी केस कंट्रोल स्टडी है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रोच कैसे करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों को। ये देखो पॉपुलेशन हो गया, यानी ये स्टार्टिंग स्टडी है, स्टार्टिंग टाइम है। फिर उसके बाद हम हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं, और ये हो गया हमारा केस, और ये हो गया हमारा कंट्रोल, ठीक है, नो डिप्रेशन। फिर उसके बाद हम बैकवर्ड स्टडी जाते हैं, तो फिर उसके देखते हैं कि कितने लोग जो डिप्रेशन से शिकार हैं उसमें से कितने लोग सोशल मीडिया यूज़र हैं और कितने नहीं हैं, और जो डिप्रेशन नहीं है जिन्हें, तो उनमें से कितने लोग सोशल मीडिया यूज़र हैं और कितने लोग सोशल मीडिया यूज़र नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो गया केस कंट्रोल का। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन, द मोस्ट फीजिबल डिज़ाइन टू एक्सेस द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेस्ट कैंसर
एंड द रिस्क फैक्टर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय। तो हमने जैसे पढ़ा था कि यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर और रिस्क फैक्टर यानी आउटकम हमें दिया है और डिसीज़ दिया है, तो हमें मोस्ट फीजिबल डिज़ाइन पूछ रहा है। तो एस्टेब्लिश्ड बाय, तो एक्सपोजर आउटकम हमें मिल गया, तो स्टडी डिज़ाइन क्या है, केस कंट्रोल। देखो स्टार्टिंग टाइम में पॉपुलेशन लिया और हमें पता है कि ब्रेस्ट कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, फिर हम हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं, हिस्टोरिकल डेटा फिर हम बैकवर्ड स्टडी करते हैं, रजिस्टर चेक करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि कितने लोग जो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहे हैं उनमें से कितने लोगों ने ओरल कंट्रासेप्टिव पिल का यूज़ किया है और कितनों ने नहीं किया है। और उनको भी जिनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो उसको भी चेक करते हैं कि कितने लोगों ने ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लिया है, कितने लोगों ने नहीं लिया है। ठीक है, तो ये अगर हमें डिसीज़ दिया है और बैकवर्ड स्टडी हमें पता करना है तो सबसे बढ़िया स्टडी क्या होता है, डिज़ाइन केस कंट्रोल स्टडी। अब बात करते हैं अनदर क्वेश्चन की। एन इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्ट डैट एसिटाअमाइनोफेन यूज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो यानी ये क्या हो गया, ये एक्सपोजर कैन कॉज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये क्या हो गया हमारा आउटकम। शी एस्टिमेट द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द जनरल पॉपुलेशन इज़ 1:1000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट स्टडी डिज़ाइन टू इन्वेस्टिगेट द हाइपोथेसिस। तो हमें आउटकम पता लग गया डिसीज़ का और हमें पता लगाना है कि इन्वेस्टिगेट क्या है हाइपोथेसिस का। तो सबसे पहले जान लो केस कंट्रोल स्टडी का एग्जांपल है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर पॉपुलेशन स्टार्टिंग टाइम है और हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाले केसेस भी मिले, केसेस और ये कंट्रोल है जिनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं है। फिर उसमें हम चेक करते हैं कि कितनों ने एसिटामाइनोफेन को यूज़ किया, कितनों ने नहीं यूज़ किया। यहाँ पर भी सेम कितनों ने यूज़ किया, कितनों ने नहीं यूज़ किया, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब मदद से पूछते हैं कि कितनों ने प्रेगनेंसी के दौरान एसिटामाइनोफेन को यूज़ किया और कितनों ने नहीं यूज़ किया। ठीक है, अब बात करते हैं नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी। नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है, ये होती तो केस कंट्रोल स्टडी है बट स्मॉलर होती है, स्मॉलर केस कंट्रोल विद अ बिगर कोहर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने पॉपुलेशन लिया, पॉपुलेशन को हमने इनिशियल डेटा एंड सीरम यूरिन और अदर स्पेसिमेन ऑब्टेन्ड, फिर उसमें हम देखते हैं कि कितने डिसीज़ डेवलप किए हैं और कितने नहीं डेवलप किए हैं, यानी केसेस और कंट्रोल। फिर उसमें से देखते हैं 10 मिले वो केसेस हैं और 90 जो मिले वो सब ग्रुप सेलेक्टेड एज अ कंट्रोल। ठीक है, और स्टार्ट फॉलोइंग देम ओवर 50 ईयर्स, मतलब 50 ईयर्स, 50 साल तक हम चेक करते हैं। ठीक है, 50 साल पहले जैसे पॉपुलेशन लिया, बर्थ कोहर्ट ऑफ 100 बेबीज़ ऑन द सेम डे, कलेक्ट देयर एक्सपोजर डिटेल्स एंड स्टार्ट फॉलोइंग देम फॉर ईयर्स। आफ्टर सम ईयर, मतलब 50 साल बाद, आउट ऑफ दीज 100 बेबीज़ 10 में डेवलप कर गया डिसीज़ और 90 डू नॉट कंट्रोल। मतलब यहाँ पर हम जो सैम्पल साइज़ लेते हैं वो तो छोटा होता है, स्मॉलर सैम्पल साइज़, बट बिगर कोहर्ट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब 50 साल तक लेते हैं, 50 साल बाद डिसीज़ हो गई तो हम उसमें चेक करते हैं कि कितनों को डिसीज़ हुई, कितनों को नहीं हुई। ठीक है, इनिशिएट अ स्मॉलर केस कंट्रोल इन दिस बिगर कोहर्ट, मतलब गो बैक एंड एनालाइज द डेटा ऑफ दिस 10 केसेस। ठीक है, और नेचर ऑफ द स्टडी क्या होती है, प्रोस्पेक्टिव, और एक्सपोजर लीड टू आउटकम। ठीक है, अब एडवांटेज क्या होता है नेस्टेड केस कंट्रोल का, मतलब इसका नाम भले ही नेस्टेड केस कंट्रोल है बट ये इसका नेचर कैसा है, प्रोस्पेक्टिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम समय के साथ आगे जा रहे हैं, 50 साल बाद का आप देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें देख रहे हैं कि डिसीज़ है कि नहीं है, तो फिर उसके बाद हम उसकी हिस्ट्री चेक कर रहे हैं कि कितनों को डिसीज़ था पहले और कितनों को नहीं है। अब यहाँ पे इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये इस्टेब्लिश करता है टेम्पोरलिटी को, और यहाँ पर रिकॉल बायस एलिमिनेटेड है, मतलब वही प्रोस्पेक्टिव वाला एडवांटेजेस है इसके। और इकोनॉमिकल की बात करें तो ये एनालाइज करता है ओनली द केस डिटेल्स, और यूज्ड व्हेन मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर इज़ एक्सपेंसिव, और ये रेयर इन्वेस्टिगेशन और रेयर एक्सपोजर को देखने के लिए होता है। ठीक है, अब केसेस एग्जाम्पल MCQ की कर लेते हैं। ऑल आर दी एडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी एक्सेप्ट पूछ रहा है यहाँ पर। तो केस कंट्रोल स्टडी कैसी होती है, चीप और इजी होती है, बिल्कुल सही है, इनएक्सपेंसिव होती है। ठीक है, और फास्ट एंड इफेक्टिव होती है, और ठीक है एडवांटेजेस पूछ रहा है, और नो एथिकल प्रॉब्लम विद सीवियर फैक्टर, सही है। चौथा पॉइंट क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉजेज एंड एसोसिएटेड फैक्टर, ये गलत है क्योंकि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, कैन नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर हमारा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अनदर अपडेट्स, एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आगे और भी वीडियोज़ में अपलोड करूँगा PSM पे, और इससे हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। थैंक यू सो मच।